चुस्त और दुरुस्त होकर बोल रही है। जी बिल्कुल, ये तो हम भी मानेंगे। हम तो बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मजाक करते रहना चाहिए। पर आपने मुझे डरा दिया ना इस मजाक में। जी चलिए, अच्छा है डर के कम से कम हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हम अब डरेंगे नहीं। तो चलिए हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि आज हमारे साथ क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जी तो मुझे पता चल गया आपने मुझे क्यों कहा कि आज समय से पहले बुढ़ापा क्यों लग रहा है आपके चेहरे पर। क्योंकि हमारा जो पहला विषय है वो यही है कि बुढ़ापा जिम्मेदारी है या आराम। जी, उसके अलावा आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति का दिन भी आज है। बिल्कुल, इन दोनों विषयों पर हम बातचीत करेंगे। गंभीर विषय हैं और हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश लिखेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी। और गीत मंजरी में आज का विषय है शर्म। और इस पर भी बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखनी शुरू कर दी है। जी। तो चलिए पहले गीत सुन लिया जाए। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हाँ तो नेहा, क्या विचार है अब आपका?
भाई विचार तो कह रहा है कि मन ये कह रहा है कि बस गीत पे गीत सुनते जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बातें भी करनी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल करनी है। और हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने मुझे कार्यक्रम के शुरू में डरा दिया था कि मैं आज समय से पहले ही बुजुर्ग नजर आ रही हूँ, तो हमारा जो विषय है वो यही है कि जो ये बुजुर्गियत है, ये जो बुढ़ापा है, ये जिम्मेदारी का नाम है या आराम का नाम है? तो अगर हम बात करें अभी वैसे बुढ़ापे की अगर बात करें तो इंसान ऐसा कहते हैं कि वापस बच्चा बनते जाता है। जब बूढ़ा होता है तो उसको भी बिल्कुल उतनी ही देखभाल, प्यार, दुलार की जरूरत होती है जैसे किसी बच्चे को होती है। लेकिन बदलते दौर में आजकल ऐसा शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि घर में जो व्यक्ति हैं, युवा जो दंपत्ति हैं, वो कामकाजी हैं और जब दोनों घर से बाहर जाते हैं काम के लिए तो पीछे घर संभालने का जो काम है वो आ जाता है बुजुर्गों के कंधे पर। बिल्कुल, बुजुर्गों के कंधे पर हम सारा काम लाद कर घर से बाहर निकल जाते हैं, है ना। ये लगभग कई घरों की कहानियां हैं। और यही नहीं, बच्चों की देखभाल करना, उन्हें घुमाना फिराना, उनकी पसंद का खाना बनाना, उन्हें तैयार करना, ये घर के बुजुर्ग ही करते हुए हमें अक्सर दिखते हैं। और इन दिनों जब एकल परिवार का चलन है नेहा, तो अक्सर शादीशुदा कामकाजी लड़कियां अपनी माँ को भी साथ ले आती हैं, है ना। ये भी देखने में आता है। और ऐसे में बुजुर्ग माँ न सिर्फ अपनी बेटी के ऑफिस जाने की तैयारी करती है, बल्कि बाद में घर का सारा काम, बच्चों को संभालना जैसे काम भी करती है। मतलब वही काम जो उन्होंने पूरी जिंदगी में किया होता है। जब वो नई दुल्हन बनके अपने ससुराल आती है, वहां पर भी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। बच्चे पैदा होते हैं, सास ससुर हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जेठानी है, ननद है, सबकी देखभाल करना, घर के काम करना। और वही जिंदगी बुढ़ापा पर आकर शुरू हो जाती है कि अब अपनी बच्ची का घर उन्हें देखना होता है और शायद जिम्मेदारियों से उन्हें निजात मिल ही नहीं पाती है। बिल्कुल। और हो सकता है कि उनका अपना कुछ एक अलग कह सकते प्लानिंग हो उनकी कुछ, कि अब भाई अब सब बच्चे बड़े हो गए। अब अक्सर हम कहते हुए सुनते हैं सबको कि अब बच्चे जब बड़े हो गए, अब तो हम सब चीजों से निवृत्त हो गए, अब हम आराम करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, बिल्कुल किताबें पढ़ेंगे, अपनी मनपसंद जिंदगी जिएंगे। लेकिन होता है इसके बिल्कुल उलट है ना। तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ही। और कई बार वो बताते भी कि जैसे आपने कहा कि शादी के बाद घर संभालना पड़ गया, फिर बच्चे हो गए, फिर हम उनको देखते रह गए, अब सबकी शादी, अब तो हम आजाद हो गए, अब बहू आ गई या बेटी की शादी हो गई, अब तो हम पूरी तरह से अब जहां मर्जी घूमेंगे, जब मर्जी कहीं भी जाएंगे घूमने। लेकिन वो हो नहीं पाता है और उनके हाथ किसी तरह की छुट्टी नहीं आती है, क्योंकि परिवार अपना है तो बुजुर्गों के हाथ में सुरक्षित है। कई बार केयर टेकर के हाथ में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको देना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से बुजुर्गों के हाथ में होते हैं और पूरी तरह से वो एक तरह से बंध जाते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उन पर लाद देते हैं। ये क्या सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होता है नेहा। ये तो हम सभी जानते हैं। जब हमारी जिंदगी में वो पल आएंगे तब हमें शायद पता चलेगा जो आज हम अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, है ना। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारी मजबूरी हो सकती है कि हमारे बुजुर्ग अगर हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं या घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्योंकि बाहर की किसी मेड पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर पूरा उसको घर नहीं सौंपा जा सकता। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपनी माँ को या हम अपनी सास को या अपनी ननद को या जो भी बुजुर्ग हमारे घर में है उसको हम केयर टेकर के रूप में जगह दे दें या सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर लाद कर हम ऑफिस चले जाएं और घर से बिल्कुल फ्री हो जाएं, है ना। तो ये तो गलत बात है। इसके कुछ उपाय तो हमें सोचने ही होंगे, हर दंपति को सोचने चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं जैसे कि केयर टेकर का जिम्मा हम लोग किसी एक केयर टेकर को रखा जाए, जिनको बुजुर्ग जो हैं वो सिर्फ देखें कि जो साफ सफाई करने के लिए आ रहे हैं या बाकी काम करने हैं, उन्हें सिर्फ वो देखें, बिल्कुल ठीक से काम करवा लें, तो उन्हें एक आराम तो मिल रहा है। बस वो छोटे मोटे जो काम उन्हें करवाने, वो आमतौर पे अगर वो अकेले भी रहेंगे तो उन्हें करवाना होता ही। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रही हो आप कि आप किसी केयर टेकर को रख लें और उस पर पूरा घर नहीं छोड़कर आपकी जो मदर आपके साथ रहती है, सास रहती है, जो भी बुजुर्ग रहता है, चाहे वो पुरुष भी हो सकता है, तो वो घर की देखरेख उनकी निगरानी में होता रहेगा और आप उस डर से बाहर रहेंगे कि भाई कल हमारे घर में क्या कुछ न हो जाए। दूसरी बात यह है नेहा कि बच्चों की जो खेलने का समय है और बुजुर्गों की वॉक का समय हमें निश्चित करना होगा कि बच्चे इस समय खेलेंगे और जो घर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे स्त्री है, उन्हें भी हम बाहर निकालेंगे कि जाइए आप घूम कर आइए, बाहर दोस्त बनाइए और अपनी दोस्ती निभाइए, अपने जीवन अपने हिसाब से भी चलाइए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा उनको भी पूरी तरह से छुट्टी मिलनी चाहिए। तो कोई
कोई दिन उनके लिए एक ट्रीट हो। हाँ। जैसे कि हम कहते हैं कि अब रविवार की छुट्टी हुई तो हम चाहते हैं कि हमें जहाँ घूमने जाना है सब वहीं चले। हाँ। हो सकता है उन्हें कहीं और जाना हो या बीच में उन्हें कहीं और जाना हो, तो आप बिल्कुल उन्हें फ्री रखें। ऐसा नहीं वो कोई हमारे घर के केयर टेकर थोड़ी है कि उनकी छुट्टी की जाए स्पेशल बोल के कि आज आपकी छुट्टी है आप जाइए, ऐसा नहीं कर सकते ना। आखिरकार वो हमारे माता पिता हैं या वो हमारे सास ससुर हैं या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो हमारी दिनचर्या तय करें कि हमें क्या करना है। लेकिन होता है क्या, उल्टी गंगा बहने लग गई है आजकल, है ना। बच्चे तय करने लग गए हैं कि माँ बाप क्या करेंगे, सास ससुर क्या करेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे। तो समय उल्टा चल रहा है, छोटा बड़े को निर्देशित करने में लगा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें फ्री रखिए। और हाँ, उन्हें घर की देखभाल ऐसे दीजिए कि वो घर की देखरेख भी कर पाए और अपनी जिंदगी को भी अच्छे से बिता पाए। बिल्कुल, जहाँ उनका मन हो, कहीं घूमने जाने का मन है, हाँ, तो वो बस कह दें कि मतलब वो बता दें, उन्हें इजाजत ना लेनी पड़े या उन्हें पूछना ना पड़ेगी क्या आप लोगों की छुट्टी है, क्या मैं जा सकता हूँ। हाँ, ये ना हो, उन्हें हो कि मैं इस दिन यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे जो भी व्यवस्था है मैंने कर ली है या कर दो और मैं यहाँ जाने वाला। तो इस तरह से वो इतने आजाद रहें। बिल्कुल, उनकी आजादी उनका अधिकार है। और जो दंपति है उसे अपने घर की निगरानी, अपने घर की सुविधाएं, अपने घर की जिम्मेदारियां खुद तय करनी होगी कि आखिर उन्हें अपना घर कैसे चलाना है, उन्हें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, या उनके बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये जो दंपति है उसे तय करना चाहिए, न कि घर के बुजुर्ग को आप लाद दे सारी जिम्मेदारियां और उसे आप असमय ही और बुजुर्ग बना दें और बूढ़ा बना दें, है ना। और एक बात ये भी है कि उन्हें जैसे घूमने का मन है, उन्हें कहीं जाने का मन है, उन्हें कुछ खाने का मन है, तो अपनी इच्छा से खाएं पकाएं। आपका निर्देश 24 घंटे तो नहीं चलना चाहिए कि आप बूढ़े हो गए हो, आपको ये नहीं खाना है, आपको ऐसा ही खाना खाना है, आपको, है ना। इस तरह की जो निर्देश हैं वो भी उसको और ज्यादा बीमार बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे कई साथियों ने इस विषय पर अपने अपने विचार भी हमसे साझा किए हैं। चलिए, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बताइए क्या कह रहे हैं हमारे एक साथी। बुढ़ापे में तो कोई जिम्मेदारी रहती नहीं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव तक आते आते अपनी उत्तरदायित्व से निश्चिंत हो जाते हैं। घर में बेटे बहू बेटी दामाद अपना उत्तरदायित्व उठा लेते हैं तो आराम ही कहिए। कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। इस उम्र की इस पड़ाव पर आते आते बहुत सारे अपने कर्तव्य का निर्वहन हम कर जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम अपना खुद का ख्याल रखें, फिर आराम ही आराम है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों का नाम देकर हम किसी को बांध नहीं सकते। कई बार ये भी होता है नेहा कि माता जो हमारी है वो एक बेटा ले आता है और पिता किसी दूसरे बच्चे के पास चला जाता है। बुढ़ापे में जहाँ दंपति को साथ रहना चाहिए वहाँ हम अपने स्वार्थ के चलते उन्हें अलग अलग कर देते हैं। और इस तरह की पिक्चरें बहुत सारी हमारे समाज में बनाई गई हैं जहाँ माता पिता को अलग अलग कर दिया गया है। यानी 4 बच्चे मिलकर भी माता पिता को नहीं संभाल पाते, जहाँ एक माता पिता अपने हजारों बच्चों को संभाल लेते हैं। तो एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है नेहा जी। तो अगला संदेश मैं पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि बुढ़ापा जीवन का सांध्यकाल है और ये एक ऐसा दौर है जिससे कभी न कभी सबको गुजरना होता है। कहते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। हमारी भारतीय संस्कृति की संयुक्त परिवार व्यवस्था में अपने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के लिए उनकी संतानों को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बुजुर्गों की ही होती है कि स्वयं अपना ध्यान रखने के लिए अपने दिमाग से खुद को सक्रिय रखें और शारीरिक रूप से भी बहुत कम निर्भर रहने की कोशिश करें। ये तभी संभव है जब वह बुढ़ापे को केवल शरीर तक ही आने दे, दिमाग और मन पर उसे हावी नहीं होने दे। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मन में हमने सोच लिया कि अब हम बुजुर्ग हो गए हाँ। तो फिर हाथ पैर भी दर्द होने लगेंगे धीरे धीरे और बुढ़ापा आने भी लगता है। बिल्कुल, जैसे कि कुछ
छोटी मोटी जिम्मेदारियां जरूर रखनी चाहिए, तो उससे क्या वो एक्टिव बने रहेंगे। हाँ, काम का मतलब उसे जिम्मेदारी मतलब बोझ न ला दें, बोझ न ला दें, मानसिक रूप से बीमार न हो जाएं, उन्हें ऐसा न लगे कि उनकी जिंदगी तो और भी ज्यादा कहते हैं ना व्यस्त हो गई है, जिस व्यस्तता से वो निकल कर आए हैं। तो पहले गीत सुन लिया जाए, फिर कुछ खत और पढ़ लेंगे जी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे यात्रा की शुरुआत। डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। हाँ तो नेहा, हमारे श्रोता और क्या लिख रहे हैं? भाई हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बुढ़ापे के सालों को स्वस्थ और सुखमय बनाने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिया। नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार खाना, स्ट्रेस को संभालना, समय पर चिकित्सा करवाना, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहना, आत्म स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना और समय का सदुपयोग करना। हाँ, हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं कि बुढ़ापा जिम्मेदारी या आराम की बात करूं तो जवानी के दिनों में जितनी मेहनत की, जितनी जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद बढ़ती उम्र के पड़ाव का जो स्टेज या स्टेशन आता है उसे बुढ़ापा स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन पर उतरकर बहू बेटे के घर की हरी भरी वादियों में आराम से रह सकते हैं। उपयोगी सलाह सूचना के साथ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, जितना हो सके उतना काम में मदद भी कर सकते हैं, या बाजार या बैंक से जुड़े कामकाज भी हम कर सकते हैं। शरीर और दिमाग को भी थोड़ा आराम देना होगा, व्यायाम करना होगा। मैं भी सेवानिवृत्त होने के बाद यही कर रहा हूँ। बाजार के काम के अलावा शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। सुबह 5 बजे उठकर विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, और अच्छी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये तो बड़े अच्छी काम कर रहे हैं हमारे सभी जो साथी हैं। कई बार ऐसा लगता है मंदाकिनी जी की जो बातें हम बता रहे हैं हमारे साथियों को पहले से पता है। हाँ, बिल्कुल पता है, और उससे ज्यादा भी वो जानकारियां हमें देते हैं। अनुभव भी होता है उनकी जिंदगी में भी, तो यही अनुभव है। जो बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही तो घटित होती है। तो हमारे श्रोता भी हमारे ही लोग हैं जिनके साथ भी ये पड़ाव आता है, और बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो बेहद शानदार जिंदगी जी रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम बात कर रहे थे बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे के साथ एक चीज और, जब हम बात करते हैं आश्रित होने की किसी पर, तो एक चीज और थोड़ा हमें आश्रित कर देती है, हमारी दिव्यांगता।
जी, है ना। अगर हम दिव्यांग हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है नेहा। बहुत सारे दिव्यांग मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद पर डिपेंड हैं, कमाते हैं, खाते हैं, खुद किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन चूंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहे हैं तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1992 में ये तय किया कि हर वर्ष 3 दिसंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा, और उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और साथ ही जो समाज का रवैया है दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति, उसे बदलने का लक्ष्य भी इस दिन तय किया गया है। बिल्कुल। और समाज में कई दिव्यांग व्यक्ति मौजूद हैं, उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है, जैसे कि सरकारी नौकरियां, रेल, बस, अस्पताल जैसी जगहों पर उन्हें आरक्षण भी मिलता है, और एक दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जिसके द्वारा इन सारी चीजों से वो लाभ भी उठा सकते हैं। जी, और उनके वर्गीकरण का एक आधार बनाया गया है, लेकिन साल 2016 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। हाँ। और ऐसे हमलों से जुड़ी शारीरिक विकृतियां और चोट जो आती थी रहती हैं, उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी में जगह दी गई, ताकि जो इस तरह के पीड़ित हैं उन्हें भी सरकारी सहायताओं का लाभ मिल सके। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि जो जन्म से दिव्यांग नहीं है, बल्कि किसी घटना के तहत, दुर्घटना के तहत यूं कहा जाए दिव्यांग हो गए हैं, तो उन्हें भी 2016 से जो बदलाव हुआ है उसमें उन्हें सहायता दी जाएगी, उन्हें लाभ मिलेगा, है ना। ये अच्छी बात है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की एक थीम रखी गई है, और इस वर्ष की थीम रखी गई है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। और इसके तहत दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो, समाज में अपना योगदान देने के लिए आगे आए, और प्रयास भी उसे करने चाहिए। जी बिल्कुल। और एक समाज के तौर पर मंदाकिनी जी, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ हम भेदभावपूर्ण व्यवहार न करें। हाँ, बिल्कुल। सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखें, और उन्हें कम भी नहीं आंकना चाहिए। हाँ। अभी आपने जैसे कहा, कई दिव्यांग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हासिल कर मास्टर हैं वो अपने अपने क्षेत्र के। आप पैरालंपिक की बात कर रही हैं शायद। जी, पैरालंपिक में देखिए, हाल ही में भारत ने पैरालंपिक में 60 पदक हासिल किए। हाँ, बताइए। जिसमें कुछ के नाम अगर हम याद करें तो जोगिंदर सिंह बेदी है, जो कि भाला और डिस्क थ्रो करते हैं वो। देवेंद्र झांझरिया हैं, वो भी भाला फेंकते हैं। दीपा मलिक है शूटिंग के लिए। बिल्कुल। भाविना पटेल हैं, टेबल टेनिस वो खेलती हैं। अवनी लखेरा शूटिंग करती हैं। इस तरीके के नाम, कई नाम हैं जो हमारे मन में अभी भी ताजा है, उन्हें पता है। हम सोचते हैं उनके बारे में कि हम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। करने हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं जहां तक वो काम कर गए हैं, है ना, दिव्यांग होते हुए। तो अरुणिमा सिन्हा ने भी अपने पैर खोने के बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये तो वो है जो नाम हमारे उंगलियों पर गिने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से दिव्यांग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर महारत हासिल की है, और वो किसी की कहते हैं ना, किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने
आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। तो नेहा, हमारी सखी और सखाओं का साथ हमें वाकई दो जहां से प्यारा है ना, और ये साथ बना रहे। बस एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, फिर से लौटेंगे, ठीक है? तो हमारे सखी और सखा हमारे साथ बने रहें और हमारा इंतजार करें। अंतराल के बाद हमारे सभी सखी और सखाओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और नेहा, मैं पढ़ने वाली हूँ हमारे क्या कह रहे हैं हमारे साथी। आप लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर यह दिन समाज और विकास के हर स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में है। WHO संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर साल इस दिन को मनाया जाता है। दिव्यांग लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के महत्व को मजबूत करता है ताकि वे दूसरों के साथ समाज में पूरी तरह से समान रूप से और प्रभावी रूप से भाग ले सकें और अपने जीवन के सभी पहलुओं में किसी भी बाधा का सामना न करें। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन समाज और संगठन के लोग दिव्यांगों के लिए अधिकार, सम्मान, कल्याण के लिए जागरूक करते हैं अन्य लोगों को, और उन्हें दया की नहीं, सहयोग और साथ की जरूरत है। समाज में ऊपर उठ सकें ताकि वो और अपने हक और अधिकार से वंचित ना रहें। अब समय बदल रहा है, देश और समाज में लोग जागरूक होकर दिव्यांग लोग अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने और पदक भी जीत रहे हैं। समाज में अन्य क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अब वो लोग पहले की तरह
मोहताज नहीं है, अब समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है जी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे विचार आपने हमारे लिए लिखे हैं, हमें हमारे विषयों पर लिखे हैं। आगे भी लिखते रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं। और नेहा, हम बात जब कर रहे थे कि आपने कहा कि 2016 से कुछ नियम बदले गए जहां पर जो दुर्घटनावश कोई दिव्यांग हुआ है उसको भी सुविधाएं दी जाएगी। तो दुर्घटनावश ऐसी कई हमारे समाज में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर त्रासदियां हुई हैं जहां लोगों को इससे दो चार होना पड़ा है और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, या यूं कहें कि जिंदगी से वो हाथ धो बैठे हैं जी। और उसी को याद करने का आज दिन है। भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस है आज। बिल्कुल। और देश में ये हुई एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना है ये, जिसे आज 40 वर्ष हो रहे हैं पूरे। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ ये एक ऐसा हादसा था जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ के अंग भी उन्हें गंवाने पड़े। तो कुछ लंबे समय तक इसका असर झेलते रहे और अब भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, जब भोपाल की बात आती है तो भोपाल गैस त्रासदी की बात जरूर आती है। जी हाँ, हम चाहे घूमने जाएं तब भी हमें वो दिन भुलाए नहीं बनता। और हम इस कार्यक्रम में कभी घूमने जब निकलते हैं यात्रा पर और भोपाल की भी बात करते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना कभी नहीं भूल पाते हम, है ना। और भोपाल की जो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न रखने के कारण जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और उसके कारण ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। बिल्कुल। औद्योगिकरण के इस दौर में जहां हम विकास के नए लक्ष्य को लगातार छू रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि सुरक्षा के जो मानक तय किए गए हैं उनका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए और पूरी व्यवस्था ऐसी की जाए ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं कि जानमाल का नुकसान हो। और सरकार द्वारा कई सुरक्षा नियम तय किए गए हैं, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। हर औद्योगिक संगठन को अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और हर व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। कई बार हम क्या है सारी बातें सरकार पर ढोल देते हैं कि वो हमारे लिए पुख्ता इंतजाम करेगी, लेकिन आम जो व्यक्ति है जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो वहाँ अगर लापरवाही बरत देता है तो उसका क्या करें। अब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब ट्रेन आती है तो क्या होता है कि रेलवे फाटक बंद किए जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो ड्यूटी पर खड़ा है अगर उसने सही समय पर फाटक बंद नहीं किया तो जिम्मेदारी किसकी हुई? उस व्यक्ति की ना, जो जिम्मेदारी पर खड़ा है, जो अपनी ड्यूटी पर खड़ा है, उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। तो वो बात यहाँ पर भी लागू होती है कि कहीं अगर हम बड़े रूप में खड़े हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े कोई उत्सव मनाए जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है और अचानक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जब होती है तो उस वक्त वो व्यक्ति उसका जिम्मेदार होता है। जी वाकई, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और एक ये ऐसी घटना थी जिसने सभी लोगों को झकझोर दिया था। और देखिए आज भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं, 40 वर्ष हो गए हैं, हम उस बात को भूले नहीं हैं और इस पर और ज्यादा क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है शायद अब। बिल्कुल। और बस हम यही कह सकते हैं मंदाकिनी जी की इस त्रासदी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें हम नमन कह सकते हैं। हाँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और आने वाला समय उन सभी लोगों के लिए अच्छा हो जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोया है इस तरह के घटनाक्रमों में कहीं भी। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं ही प्रेषित कर सकते हैं कि वो अच्छे से जीवन व्यतीत करें और ईश्वर किसी के साथ भी ऐसा न करे। जी बिल्कुल। एक गीत सुन लिया जाए। जी। पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो नेहा, योगेश साहब ने कितना सुंदर गीत लिखा कि जिंदगी कैसी है पहेली, कभी हंसाए और कभी रुलाए। मैं देख रही थी इस बीच कि आप श्रोता के संदेश पढ़ रही थी और अचानक उदास भी हो गई थी। तो बताइए क्यों? हमारे एक श्रोता ने उस दिन के बारे में लिखा है जो उन्होंने आंखों देखी घटना है उनकी ये 2 दिसंबर 1984 की वो रात अपनी आंखों से देखी हुई है। रात को सड़कों पर इंसान बदहवास हालत में भाग रहा था। किसी को पूरी तरह से पता नहीं था कि हुआ क्या, कौन सी गैस निकली है। शायद इससे पहले लोगों को ये भी पता नहीं था कि शहर में कोई यूनियन कार्बाइड प्लांट भी है। आंखों में जलन, गले में फांसी लग रही थी, न सांस ले पा रहे थे, न आंखें खोल पा रहे थे, बस भाग रहे थे। मेरे परिवार से कुछ लोग भागे, कुछ घर पर ही रुके। सुबह होने पर पता चला कि क्या हुआ था। एक बार फिर से सुबह को अफवाह फैल गई कि फिर से गैस निकल रही है, तो लोग फिर सड़कों पर भागने लगे। वो मंजर आज भी आंखों के सामने घूमता है। कई लोग के बारे में उन्होंने लिखा है कि जानमाल का नुकसान बिल्कुल बहुत ही मतलब आंखों देखा हाल था। ये उनके साथ भी व्यतीत हुआ। उन्होंने इस तरह को महसूस किया, इस घटना को, है ना। तो चलिए अब हम एक अंतराल ले लेते हैं छोटा सा। जी, विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला मिलो शाम सवरे ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ तो नेहा, आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारे विषयों पर और हमारा एक सेगमेंट होता है गीत मंजरी जी। और आज का विषय आपने बेहद खूबसूरत चुना है, शर्म। शर्म जी, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। कितने सारे गीत शर्म पर लिखे गए हैं जी। बिल्कुल, लेकिन जिस गीत का आपने जिक्र किया उसका जिक्र बहुत से श्रोताओं ने किया। अच्छा, क्या बात है। यानी हमारी श्रोताओं की पसंद बहुत मिलती है ना। तो शर्म, हया, लाज, लज्जा सिर्फ शब्द नहीं है, भाव हैं। एक नजर का मिलना और शर्म गालों पर लाली बनकर फैल जाना। शर्माई, सकुचाई, पैरों के अंगूठे से जमीन को रेतती, न नजरें उठा पाए न दिल को मना पाए।
उस गोरी के मन का हाल बस वो ही बयां कर पाए जिसने खुद चखा हो शर्म का ये स्वाद। बड़ी बेशर्म सी ये शर्म गलत मौके पर आ खड़ी होती है सामने। ये शर्म कहीं शर्मा के क्यों नहीं छुप जाती। नटखट तारो हमें ना निहारो, हमरी ये प्रीत नहीं। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। चंचल नैना एक झलकी दिखला के, झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के। बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के। तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के, तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के। नैनों में सजाया मैंने गजरा बना के। नींद चुराई तूने दिल भी चुराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। नजारे करते हैं इशारे, ये भीगे नजारे करते हैं इशारे। मिलने की ये रुत है गोरी दिन है हमारे। सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे, सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे। हमने तो बिछड़ते देखे कितनों के प्यारे। कभी न अलग हुई काया से छाया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। चांद सा मुखड़ा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो नेहा, इस शर्म का कारोबार बड़ा ही निराला है। सारा का सारा सामान बस हसीनाओं को ही दे डाला है।
शर्म है औरत का गहना, ये तो सुनते आए हैं हम। आंखों की शर्म का किस्सा भी आता है। कोई कहता है करो पर्दे की शर्म, तो कोई बिन शर्म सब कहने वाला है। वाकई शर्म का मामला है जरा पेचीदा। किसी ने घुंघटे में डाला तो किसी ने पल्लू में संभाला है, तो कोई सूट बूट में भी शर्माने वाला है। इसी शर्म में आशिक दिल पिघला है, तो इसी शर्म ने बातों में जड़ दिया ताला है। सब जान गया दीवाना, सुनिए जाना क्या प्यार में शर्माना। कुछ हम भी सुनाए, कुछ तुम भी कहो। दिल और नजर मिल जाना, सुनिए जाना क्या प्यार में शर्माना। कुछ हम भी सुनाए, कुछ तुम भी कहो। हल्के हल्के चुमन के परवाना, कुछ हम भी सुनाए, कुछ तुम भी कहो। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। तो नेहा, इस शर्म की हद तय करना भी जरूरी है। शर्म में चुप हो जुबान, दुनिया समझे मंजूरी है। जहाँ बात हो अना की, न शर्म करना कभी। रख कर नजर की शर्म, खुलकर कहना बातें सभी। ये शर्म बने गहना खुशी का, न बने दाग दिल की घुटन का। नजरें हो नीची या पर्दे में चेहरा, शर्म का लगे ना जुबां पर पहरा। कहना वही जो दिल चाहे तेरा, डाले ना बातों में शर्म कहीं डेरा। बेशर्म होना भी अपनी अदा है, शर्म तो साथ में अपने सदा है।
जी हाँ नेहा, तो ये था हमारा आज का शर्म पर गीत मंजरी कार्यक्रम। जी हाँ। गीत मंजरी एक सेगमेंट जैसा छोटा सा। हाँ। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे पड़ोस में एक दिव्यांग और एक सूरदास जी रहते हैं। दोनों साथी कॉलेज में पढ़ते थे। माता पिता के इच्छा से दोनों की शादी होगी। दोनों का एक बेटा है, अभी 3 साल की है। वो स्कूल जाता है, उसकी मम्मी उसको लेने जाती है, तो वो भी दिव्यांग है। बेटे का नाम शिवांश है और वो कहती हैं कि हम उनसे बातें करते हैं तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, मम्मी की रखवाली करनी है। तो मम्मी बहुत खुश होती है। ये देखभाल कहना चाह रही होंगी। हाँ, सुविधा उनके पास सब कुछ है, मगर उनका ये बहुत अच्छा लगता है उन्हें हमारा ये कहना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और कई बार ऐसे परिवार हमने देखे हैं जहाँ इस तरह के लोग हमें मिलते हैं कि पति पत्नी दोनों दिव्यांग, और कई बार उनके बच्चे भी दिव्यांग निकल आते हैं, है ना। और नहीं तो बच्चे अगर अच्छे निकल जाते हैं तो फिर वो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही उम्दा विषयों पर बातचीत की है और अब हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा है नेहा कि हम आगे बातचीत को रखें। तो अब अपने श्रोताओं से हम आज्ञा ले लें। बिल्कुल। तो भाई सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और नेहा शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।